हमारे एक प्रिय शिष्य हैं सौरभ सिंह चौहान और अनिरुद्ध सिंह चौहान बिजनौर से। उन्होंने कहा सर कुछ इकोलॉजी के बारे में चर्चा करें। तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोसिस्टम की डिफिनीशन है, इकोसिस्टम इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पारिस्थितिक तंत्र रचना और क्रिया की इकाई है। यह परिभाषा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने दिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ज्ञात हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इकोलॉजी डिपार्टमेंट विश्व प्रसिद्ध है, तो रामदेव मिश्रा याद रखें, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन इंडिया। इकोसिस्टम की परिभाषा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रचना और क्रिया की इकाई। तो बहुत साल पहले की बात है, जब यूपी में पीसीएस में प्री शुरू हो रहा था, तो 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम गिवन बाई, नेम ऑफ इकोसिस्टम गिवन बाई। शायद 94-95 की बात थी। तो दोनों बार लड़कों ने जी टेंसले पे टिक लगाया। ध्यान रहे, हम अपनी बेटी का नाम प्रगति रखते हैं, विभूति रखते हैं, बेटे का नाम विभोर और मुअज्जम रखते हैं। तो नाम तो नानी दादी कोई रख सकता है, लेकिन विभोर के पीछे, मुअज्जम के पीछे, विभूति के पीछे, प्रगति के पीछे हमारी अवधारणा क्या है? हमारी बेटी हो कि कितनी प्रगति करेगी, किस दिशा में करेगी, सर्वांगिक, समावेशी। तो ये सब मुद्दे हैं। तो अवधारणा अलग चीज़ है, नाम देना अलग चीज़ है। तो अभी स्पष्ट हो लें, बाकी डिटेल बाद में, कि इकोसिस्टम नाम दिया गया एजी टेंसले के द्वारा, और इकोसिस्टम की अवधारणा दी गई ईपी वुडम द्वारा। और अवधारणा है साइक्लिंग ऑफ फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह। कुछ रुके न, कुछ ठहरे न, सब चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। चरैवेति वैदिक सिद्धांत है, चलते रहे, ठहरे न कुछ। संकेंद्रण जगत का सच ही नहीं है, विकेंद्रीकरण ही विकास का पर्याय है। तो इस तरीके से आप देखें तो इकोसिस्टम सीखने के पहले हम कुछ आपको शब्दावलियाँ बता देते हैं, कभी कभी पूछी जाएंगी। इकोसिस्टम संतुलन की अवधारणा पर काम करता है। जीवित और अजीवित तत्वों की रूपरेखा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, उनमें होती अंतः क्रियाएँ, उनके अंतः संबंध का प्रकटीकरण कहा जाएगा इकोसिस्टम। जहाँ पे रचना होती है, क्रिया होती है, तो जीव जंतु वनस्पतियों के बीच पाया जाने वाला वह सह संबंध, जहाँ वे एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इस तरीके से एक संबंधों का निरूपण होता है। यही निरूपण कहा जाता है इकोसिस्टम। जगत का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल, जो 14 किलोमीटर के घेरे में है, 8 किलोमीटर ऊपर, 6 किलोमीटर नीचे, और फिर धरती और क्षितिज जहाँ मिल रही है। यही सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जैवमंडल या बायोस्फीयर। इसी को बायोस्फीयर रिजर्व नाम भी मानवीय बोध में दिया गया है। तो कुछ आप टर्म से सीख लें जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज होगा आपका, आप हमारी किताब से पढ़िएगा, समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, और जाति क्या है, वातावरण क्या है, वासस्थान क्या है, ये सब चीज़ें आप देख लें। एक टर्म हो जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। तो जैविक घड़ी की डिफिनीशन यह है कि जीवधारियों में पाई जाने वाली वह कार्यविधि व प्रक्रिया जिसके द्वारा वह ऋतु और मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु जा रही है और शरद आने वाली है, तो हमें एहसास होता है स्वतः स्फूर्त कि वर्षा गई, शरद ऋतु आई। सूर्य की किरणों के आपतन, मौसम परिवर्तन, मध्यम पड़ती गर्मी, यह एहसास कराने लगती है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और इसका एहसास हम जैविक घड़ी के द्वारा करते हैं। एक टर्म यूज होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समायोजन, संतुलन। अभी हमने कहा कि प्रकृति संतुलन के क्रम पर कार्य करती है, जगत संतुलन का प्रतिरूप है।
तो आपका इकोसिस्टम भी संतुलन पे काम करता है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है संतुलन की क्रिया के लिए, इसीलिए रचना और क्रिया हो रही है। साइक्लिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो चूँकि इकोलॉजी वातावरण और मानव जाति के सहसंबंधों का अध्ययन है और यह सहसंबंध एक संतुलन के द्वारा निरूपित होता है और इसी को कहा जाता है होमियोस्टेसिस की अवधारणा, जो वाटर बी केनन का विचार है, जिसे हम शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता के रूप में समझते हैं, हाइबरनेशन के रूप में समझते हैं। छोटा एग्जाम्पल, अभी दिवाली आने वाली है तो दादी कहती हैं कि सांप वही तेल पी करके फिर चला जाएगा बिल में। तो इसी को हम शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता के रूप में समझेंगे और यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों के धरातल पे आपको समझाना चाहते हैं। जैसे आपको ही जैव विविधता पढ़नी पड़ेगी, तो प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक का जो संवर्ग है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, हेलमिंथ, मोलस्क, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म, प्रोटोकार्डेट्स एंड इन प्रोटोकार्डेट्स यूरोकार्डेट्स, हेमिकार्डेट्स, सिफेलोकार्डेट्स, पाइसेज आई मीन मछलियाँ। अभी तक जीवन जलीय है। इसके बाद एम्फीबियंस जीवन जल स्थल पर आ गया। एम्फीबियंस के बाद आपके रेप्टाइल्स, सांप, गोजर, बिच्छू वाला वर्ग, फिर ये बीच पक्षियों वाला वर्ग, हमारे पूर्वज, फिर हम लोग मैमल। तो आप यहाँ तक देखेंगे कि ये बीच तक, यानी कि पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग तक के जीव होते हैं कोल्ड ब्लडेड या असमतापी, यानी कि बदली परिस्थितियों के साथ इनका रक्त समायोजन नहीं बैठा पाता है। इसी नाते यह कभी ग्रीष्म निष्क्रियता को अडाप्ट करते हैं, कभी शीत निष्क्रियता को। बहुत ठंडक, बहुत गर्मी में मेढक, सांप अंदर चले जाते हैं। तो पक्षी से ऊपर जितने भी वर्ग हैं, एबीज, रेप्टिलियंस, एम्फीबियंस, नीचे चलते चले जाएं प्रोटोजोआ तक, सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड। यही दो वर्ग ऐसे हैं, एबीज एंड मैमल्स, ये वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि इनका रक्त बदली परिस्थितियों के साथ समायोजन बैठा लेता है, यानी कि इनमें होम्योस्टेटिक गुण पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। फिर एक टर्म यूज होता है इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है दहलीज से, चौखट से या द्विविभाजक रेखा से, ऐसी सीमा रेखा जहाँ पे दो विपरीत समुदाय आकर आपस में मिले या अलग हों। चौखट, थ्रेशोल्ड, यानी कि घास समुदाय खत्म हो रहा, वन समुदाय, तो वह विभाजक रेखा कही जाएगी इकोटोन। एक टर्म यूज होगा आपका नीसे। नीसे का मतलब होता है जीवधारियों के रहने के लिए विशेषीकृत स्थान। अगर आपको याद हो कि पहले मिट्टी के घर रहते थे, छोटा सा, हमारे यहाँ गुंखा कहा जाता था, उसे काट के छोटा बना दिया जाता था, तो उसी में लालटेन, ढिबरी वगैरह रखी जाती थी। तो जीवधारियों के रहने का विशेषीकृत स्थान कहा जाएगा नीसे। और इथोलॉजी कही जाएगी एनिमल बिहेवियर। जैसे आप देखते हैं कि प्रकाश पाते ही पक्षी के जननांग स्टिमुलेट होने लगते हैं, तो ये सब जो है तमाम तरीके के फेरोमोन्स या मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन, तो ये सब चीज़ें जो हैं एनिमल बिहेवियर को दर्शाते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो एनिमल बिहेवियर से संबंधित, उसे कहा जाएगा इथोलॉजी, अपनी एथिक्स कह सकते हैं। पारिस्थितिकी संसतरण का मतलब होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, समुदाय के विकास में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। ये सब चीज़ें हैं, आप इनको देखें। और चूंकि यहाँ पे पर्यावरण को पढ़ा जाएगा, तो हम केवल मुद्दे की ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो पर्यावरण आप दो कारकों की, जैविक अजैविक। अब
अजैविक कारकों में प्रकाश है, तापमान है, वर्षा है, बादल है, तो ये सब कारक आपके होंगे जो है। हवाएं हैं, मृदीय कारक हैं, और जैविक कारकों में आपके होंगे जीवाणु हैं, शैवाल हैं, कवक हैं इत्यादि कुछ सहजीवी अस्तित्व हैं। तो आज हम कुछ आपको सहजीवी अस्तित्व बता दें जिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके बियाटिक कारक में आएंगे। सहजीवन, जैसे सहजीवन जहाँ पे दो अस्तित्व एक साथ रहे, जैसे इधर हम क्लास में कोरल पढ़ा रहे हैं, कभी आपको बता देंगे, तो कोरल भी सिम्बियोटिक अस्तित्व है, सहजीवी अस्तित्व है। यहाँ पे क्या होता है, सिलेंट्रेट समुदाय का पोलिप और जूजेंथले शैवाल दोनों मिलकर के बताते हैं कोरल। यह इनके लिए ऑक्सीजन मुहैया कराएगा और यह इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया कराएगा, ताकि अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकें और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न कर सकें। आज हमारी ये भित्तियां संकट में हैं, बाकी डिटेल अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो एक यह सहजीवी अस्तित्व है। आज हमारी ये भित्तियां जलवायु परिवर्तन के आलोक में संकट में हैं। तापमान बढ़ रहा है, तापमान के बढ़ने से इन प्रवाल जीवों में संकुचन हो रहा है, और संकुचन के इम्पैक्ट में अपनी ऊपरी परत जो आपका शैवाल ये निकाल दे रहे हैं, इसी कहा जाता है प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। और ऊपर का चमकीला शैवाल निकल जा रहा, तो फिर धीरे धीरे प्रवाल जीव मर रहे हैं। प्रवाल जीवों के मरने का महत्वपूर्ण कारण है क्लाइमेट चेंज या बढ़ती गर्मी, मानवीय गतिविधियाँ, सींग वाली शार्क मछली, अतिमत्स्यन, अम्लीकरण, और निकटवर्ती क्षेत्र में किसानों द्वारा की जा रही खेती में प्रयोग किए जाने वाले इंसेक्टिसाइड वगैरह से ये प्रवाल भित्तियाँ आज नष्ट होने के कगार पर हैं। माना जा रहा है कि 2017 तक 25% मोगे की चट्टानें खत्म हो चुकी हैं। अगर ख़त्म होने की यह दर रही तो 2050 तक सारी मोगे की चट्टानें 50% डिक्रीज कर जाएंगी, कम कर जाएंगी। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति समूह है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, और इंडोनेशिया क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों का बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो ऐसे भारत में मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और आपका क्षेत्र जो हैं अंडमान निकोबार हैं, लक्षद्वीप हैं, इनको भी आप थोड़ा सा जानकारी के लिए जान लें। कुल मिला के दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है कि प्रवाल भित्तियों के डेवलपमेंट के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 30 अंश उत्तर से 30 अंश दक्षिण के बीच आदर्श स्थल है। तो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आज खतरा महसूस कर रही हैं इंसानी गतिविधि और बढ़ते तापमान के कारण। बाकी तो जो अन्य कारण हैं वो हैं। तो एक सहजीवी अस्तित्व ये हुआ। एक होगा आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट ऑफ फायर प्लांट, उच्च पादपों की जड़ों तथा कवकों का सहजीवन। एक होगा आपका लाइकेन, एल्गी और फंजाई का सहजीवन। एक होगा आपका माइरीमिकोफिली, चींटियों, अंट और उच्च पादपों की जड़ों का सहजीवन। ऐसे लाइनास है, इंसेक्टिवरस प्लांट हैं, ये और चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। इंसेक्टिवरस प्लांट आपको ज्ञात रहें, ड्रासेरा है, नेपेंथिस है, यूटिकुलेरिया है, ब्लेडरवर्ट है, जो परीक्षा में पूछे गए। तो जितने सहजीवी अस्तित्व हैं, जो क्लोरेला का है, तो इन सबको आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। टेम्परेचर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जलवायु कारक भी बता देंगे, जब हम पढ़ा चुके हैं, ये हमारे इकोलॉजी वाले वीडियोज में हैं। तो आप ये देखें कि टेम्परेचर के धरातल पे अगर हम
अपनी वनस्पतियों का वितरण देखें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रकाश के प्रभाव में या तापमान के प्रभाव में, तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो पहली वनस्पति पाई जाएगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरी वनस्पति पाई जाएगी ग्रासलैंड और डेजर्ट। ये क्रम याद रखें। नंबर 1 इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विषुवत रेखा के आसपास, फिर ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्णपाती वन जो एब्सिसिक एसिड नामक हार्मोन के प्रभाव में पत्तियां अपना पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लीफ फॉल लीफ विगलन जिसे कहते हैं। एब्सिसिक एसिड के प्रभाव में यह एक हार्मोन है प्लांट, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट उन्हें कहेंगे पर्णपाती वन। कोनीफेरस कोन बियरर्स यानी कि जिम्नोस्पर्मिक पौधे और इसका टुंड्रा 50 से 60 अंश अक्षांश के बीच, फिर आइस वाले पौधे, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, 50 से 60 में टैगा और 60 के ऊपर आइस वाले या टुंड्रा वाले पौधे पाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इन सबको आप देखें। अब आप इकोसिस्टम की थोड़ी सी चर्चा करें तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे अवयव जो आपस में सहबद्ध हों, और अवयव कैसे? जंतु, वनस्पति, वातावरण और मिट्टी, यानी कि जंतु, वनस्पति, मिट्टी और वातावरण का आपसी अंतः संबंध का क्रियात्मक और संरचनात्मक निरूपण ही इकोसिस्टम है। यह परिभाषा सबसे पहले प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने दिया और कहा कि इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लांट इकोलॉजी के फोरमोस्ट या फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। तो इस तरीके से आपका सिस्टम जैविक और जैविक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और यह क्रियात्मक इकाई 2 कंसेप्ट पे चलती है: पदार्थ का चक्रण, ऊर्जा का प्रवाह, साइक्लिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। इसको आप कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल इत्यादि के रूप में देख सकते हैं। हर चीज़ का रूपांतरण और स्वरूप परिवर्तन होता रहे। हमारा यह पारिस्थितिक तंत्र 2 रूपों में दिखाई देता है। एक प्राकृतिक में स्थलीय और जलीय। स्थलीय में घास के मैदान, जंगल और मरुभूमि, जलीय में ठहरा हुआ पानी और बहता हुआ पानी, जिसे हम ताज़ा जलीय या स्वच्छ कहेंगे। ठहरा हुआ पानी पोखर वगैरह और बहता हुआ पानी नदी आदि। इसके बाद सबसे बड़ा जलीय तंत्र होता है समुद्री। कृत्रिम में खेत खलिहान, बाग बगीचे इत्यादि आएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, एक है जैविक, एक है अजैविक। तो अजैविक में आपका प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, मृदीय कारक आ जाएंगे, वायु आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगी इत्यादि। और जीवीय में यह प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में बटे रहते हैं। प्रोड्यूसर को हम हरित पौधों के रूप में समझ सकते हैं जो हरियाली दिख रही है, और कंज्यूमर में हम मानव जाति को या जीवों को समझ सकते हैं, और डिकम्पोजर के रूप में हम बैक्टीरियाज वगैरह को देखते हैं। हरे पौधे हमें भोजन देते हैं, प्रकारांतर से हमसे सुरक्षा मांगते हैं, और अपेक्षा होती है कि एक कालखंड के बाद यह जीव अपना अस्तित्व नष्ट करें, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का सच है, और फिर बैक्टीरिया जिनको सड़ा दें। इस तरीके से पदार्थ का चक्रण, ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। तो कुल मिला जुला के सारा खेल किस पर टिका हुआ? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जैसे इकोनॉमिक्स में आप आय, बचत और निवेश, आय की 3 समानता दें। जो आय है वही व्यय है और वही निवेश है। तो जो प्रोड्यूस होगा वही कंज्यूम होगा, जो कंज्यूम करेगा वही एक दिन नष्ट होगा। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की कहानी के साथ थोड़ा सा कठिन पोर्शन हम प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम पढ़ाएंगे जीडीपी टाइप में,
और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आपका शुरू करेंगे एक और अच्छा चैप्टर, फूड साइकिल एंड फूड वेब। ग्लोबल वार्मिंग का वीडियो हमारा है यूट्यूब पे, उसको पढ़ें। तो अगला वीडियो आपका इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी या पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का होगा। फिर फूड साइकिल एंड फूड वेब का होगा, और कोरोना का सच भी जाता रहेगा। और एक वीडियो अभी उद्वेलित मन में हमारे आया कि हिंदी माध्यम में चयन कम क्यों हो रहा है, इसकी भी चर्चा यथाशीघ्र करते हैं, उसे गहराई समझिएगा। हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है, और अगर आपका सम्यक समर्थन हमारे गुणों और दोषों दोनों को सम्मान देते हुए मिला तो हम आपके साथ मिलकर के कुछ तो विशेष कर सकते हैं। धन्यवाद, आनंद शुभकामनाएं, जल्दी फिर।